हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ आप बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं, 9th-10th में भी क्लास में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है कंसेप्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो ओम्स लॉ ये है कि अगर हमारे पास ये कंडक्टर हो, अब देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है। इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया V वोल्ट। अब ये जो बैटरी का पॉजिटिव एंड है, इसका मतलब इस वाले एंड का पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और इस वाले एंड का पोटेंशियल नेगेटिव होगा, और इन दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। अब अगर हम इस तरह से जोड़ते हैं तो इस कंडक्टर में करंट, ये वाला एंड पॉजिटिव एंड है ना, ये वाला एंड नेगेटिव एंड है, तो पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ, इधर की तरफ इस कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है। अब ये जो करंट होता है इस कंडक्टर में से फ्लो होने वाला, वो इस बैटरी के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मान लो हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, हमारी बैटरी जो है वेरिएबल वोल्टेज की, ये सिंबल वेरिएबल वोल्टेज की, हम धीरे धीरे इस बैटरी का वोल्टेज अगर बढ़ाते जाएंगे तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस कंडक्टर में से पास होने वाला करंट भी बढ़ रहा है। अच्छा देखो, अगर ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है तो करंट हमें दिखाई नहीं देता है, तो देखने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है करंट को मेजर करने के लिए अमीटर। तो यहाँ पर हम इस कंडक्टर के लाइन में एक अमीटर जोड़ देते हैं जो करंट को मेजर करता है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा, बैटरी से जोड़ने के बाद एक वायर के थ्रू ऐसे करंट फ्लो होगा, उस करंट को अमीटर मेजर कर लेगा। अब हमने ये एक्सपेरिमेंट में देखा कि जैसे जैसे हम इस बैटरी का वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट भी इंक्रीज होता है। और हमने ये एक्सपेरिमेंट में पाया कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इस कंडक्टर या इस सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है इस बैटरी के वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हमने R के सिंबल से लिखा, और यही ओम्स लॉ है। तो ये ओम्स लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है, इसके फॉर्मूला है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। हालांकि इसको हमने मैथमेटिकली भी कैलकुलेट किया है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल इसका डेरिवेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। वोल्टेज बराबर करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसमें R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस, V का मतलब वोल्टेज, वोल्टेज का दूसरा नाम क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज को हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोटेंशियल पढ़ रखा है क्या होता है, तो उसी तरह की टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक और चीज, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस लगाने के कारण क्या होता है, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ। अब इस कंडक्टर का अगर शेप हर जगह एक जैसा है, मतलब यहाँ पर एरिया, यहाँ सब जगह एरिया एक जैसा है, तो इस कंडक्टर के अंदर हर जगह पर, यहाँ 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 सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। ये कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अब अगर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और मान लेते हैं इस कंडक्टर की लेंथ L के बराबर है, हमने कंसीडर किया इस कंडक्टर की लेंथ L है, तो पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड और लेंथ में क्या रिलेशन होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेशन डिस्कस किया था। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो B बराबर होता है E into L के ऊपर। आ रहा है यार ये फॉर्मूला, तो वोल्टेज बराबर होता है E into L के बराबर, ये इसका एक्सप्रेशन। अब देखो ये जो हमारा कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, इसका यहाँ पर एरिया, यहाँ सब जगह एरिया बराबर है, और मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर है। अब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है तो करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट डिवाइडेड बाय एरिया, ये करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन होगा। तो वोल्टेज बराबर होगा E into L, करंट डेंसिटी बराबर होगा करंट डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, आफ्टर दैट अब इसको आप नोट कर लें पहले, फिर हम रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। रेजिस्टेंस क्या होता है, तो रेजिस्टेंस का मतलब मैंने यहाँ लिखा है, R को हम रेजिस्टेंस कहते हैं।
अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखते जाते हैं हम, रेजिस्टेंस क्या काम करता है। तो पहला पॉइंट रिगार्डिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज फ्लो ऑफ करंट इन इंडक्टर इन कंडक्टर, रेजिस्टेंस आर ऑलवेज अपोज फ्लो ऑफ करंट। जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा करंट के फ्लो का अपोज करता है। मतलब ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है कुछ आर के इक्वल, और अच्छा कंडक्टर वो होगा जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो। अगर रेजिस्टेंस कम से कम होगा ना तो बैटरी से वोल्टेज लगाने पर इसमें करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो होगा। अगर इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो तो बैटरी से जोड़ने पर न के बराबर करंट फ्लो होगा। तो अच्छा कंडक्टर वो होता है जिसका रेजिस्टेंस कम हो। कंडक्टर ऑलवेज अपोज फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, ये इसका मतलब है। तो रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज फ्लो ऑफ करंट, ये इसका मीनिंग, करना इसको नोट। अब देखो रेजिस्टेंस की मैं प्रॉपर्टी आपको डिस्कस कर रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी कि रेजिस्टेंस ऑलवेज अपोज फ्लो ऑफ करंट। तो अगर हम करंट आसानी से फ्लो कराना चाहते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा था। नाउ सेकंड पॉइंट रेजिस्टेंस के बारे में ये है, रेजिस्टेंस को हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो दो एंड हैं, इस रेजिस्टेंस का अगला पॉइंट यह है कि रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो लिखें इस पॉइंट को, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। इसका मीनिंग क्या है, देखिए अब इसका मीनिंग समझते हैं। हाई से लो की तरफ फ्लो होने का मतलब, ये मान लो एक रेजिस्टेंस है और हमें ये दे रखा है कि यहाँ इस एंड में करंट एंटर करता है। अब इस एंड में जितना करंट एंटर करेगा ना, दूसरे एंड से भी उतना ही करंट बाहर निकलेगा। करंट रेजिस्टेंस करंट के फ्लो का अपोज करता है। इसका मतलब ये नहीं कि एंटर करने वाला करंट अलग होगा, आउटर जो बाहर निकलेगा वो करंट अलग होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है कोई भी कंडक्टर। हर एक कंडक्टर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जैसा मैंने आपको बताया था। तो इसमें जितना करंट इस एंड में एंटर करेगा उतना ही करंट दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। अब अगर जिस एंड में करंट, अभी मैंने दिखाया है कि रेजिस्टेंस में करंट हमेशा हाई से लो की तरफ फ्लो होता है। इसका मतलब ये वाला एंड रेजिस्टेंस का ए पॉइंट हो, ये वाला एंड बी पॉइंट हो, तो कौन से पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पॉइंट का ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस में करंट हाई एंड से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एंटर करता है, तो इसके ए पॉइंट का पोटेंशियल बी वाले पॉइंट के पोटेंशियल से ज्यादा हो जाएगा। और ओम्स लॉ क्या है, V बराबर I into R। तो V का मतलब क्या है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, यहाँ का पोटेंशियल अलग है, और V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए बड़े में से छोटा पोटेंशियल माइनस करूंगा, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू I into R है। इस तरह से हम ओम्स लॉ लगाते हैं रेजिस्टेंस के अंदर। तो रेजिस्टेंस में ओम्स लॉ लगाने का मेथड यह है। इसको मैं ये भी कह सकता हूं, रेजिस्टेंस में इस एंड में करंट एंटर कर रहा है तो ये वाला एंड टर्मिनल पॉजिटिव कहलाएगा, और दूसरे एंड से करंट जिससे बाहर निकल रहा है वो नेगेटिव, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, I into R के बराबर। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, करंट इसको नॉट। अब थर्ड पॉइंट रेजिस्टेंस के बारे में। थर्ड पॉइंट ये है, इसकी यूनिट जो होती है ना ओम होती है। ओम का सिंबल इस तरह का है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, ये क्या है, इसकी यूनिट है, रेजिस्टेंस की यूनिट है। अगला
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है रो एल डिवाइडेड बाय एरिया। ये रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब देखो रो का मतलब क्या है, इसमें इसको बोलते हैं रो का मतलब है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसका नाम यह है रो, एक सिंबल है, एक नोटेशन है, और इसका नाम यह है रेजिस्टिविटी। अब देखो रेजिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, इस रो के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम। अगला टॉपिक अपना है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की अगर हम यहां से, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एक तरह से मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो उस मटेरियल में से करंट को फ्लो होने का अपोज करती है। इट इज द प्रॉपर्टी व्हिच रेसिस्ट और अपोज फ्लो ऑफ करंट। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल व्हिच रेसिस्ट फ्लो ऑफ करंट। तो ये इसकी डेफिनेशन, तो डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल which oppose the flow of current। ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब ये केवल जो रेसिस्टिविटी है ना, ये केवल मटेरियल जिसका हमने कंडक्टर बनाया है उस मटेरियल पर डिपेंड करेगी। जैसे आयरन के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, जैसे आयरन का मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है, उसी तरह से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आयरन के लिए कांस्टेंट होती है। तो इसके लिए कुछ पॉइंट लिखेंगे हम रेजिस्टिविटी के लिए। पहला पॉइंट, इट इज अ पॉजिटिव स्केलर कांस्टेंट फॉर गिवन material। Rho is a positive scalar constant for given material। जो भी हमें मटेरियल दे रखा है, जो भी हमें मटेरियल गिवन है उसके लिए एक स्केलर जो पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये इसका मतलब हो गया इसकी ये एक प्रॉपर्टी। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, देखो मतलब ये जो रेसिस्टिविटी है मटेरियल की लेंथ और उसके एरिया पर डिपेंड नहीं करता। हमने कंडक्टर किस शेप का बनाया है, बस मटेरियल कौन सा है, कॉपर लिया है तो रो की वैल्यू अलग होगी, एल्यूमिनियम के लिए रो की वैल्यू डिफरेंट होगी। जबकि जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो मटेरियल के साथ साथ कंडक्टर की लेंथ और उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस मटेरियल पर तो डिपेंड करता ही है, लेकिन हम कंडक्टर जो बना रहे हैं उसके शेप और साइज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन रेसिस्टिविटी शेप एंड साइज पर डिपेंड नहीं करती। रेसिस्टिविटी की वैल्यू लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती। इट इज अ कांस्टेंट पैरामीटर फॉर गिवन मटेरियल। जो भी हमें मटेरियल दे रखा है, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल दे रखा है, उसके लिए कांस्टेंट पैरामीटर है। अगला देखो, इस फॉर्मूले से रेसिस्टिविटी की वैल्यू लिख सकता हूं। अब मुझे इस रेसिस्टिविटी की यूनिट निकालनी है। यूनिट क्या होगी, तो रो। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और एरिया की मीटर स्क्वायर और लेंथ की मीटर। तो अब इससे इसकी यूनिट आ गई, तो यूनिट क्या आ जाएगी इससे, ओम इनटू मीटर। रेसिस्टिविटी की यूनिट क्या आ गई, ओम इनटू मीटर। सिग्मा और रो में रिलेशन ये होता है। सिग्मा इसका
किसका रेसिप्रोकल होता है? सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब देखो रो और सिग्मा की प्रॉपर्टी सेम होगी, मतलब रो भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है तो सिग्मा भी मटेरियल के लिए फिक्स होता है, बस इसकी यूनिट वेबर्स हो जाएगी। जो रो की यूनिट है इसका इनवर्स होगी सिग्मा की यूनिट, तो सिग्मा की यूनिट इस फॉर्म में से क्या आएगी? यूनिट ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू ओम इनटू मीटर की पावर -1। ये सिग्मा की यूनिट होगी। करना इसको नोट। देखो ये छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हमें याद होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक और टर्म होता है म्यू। म्यू को बोलते हैं मोबिलिटी, और मोबिलिटी किसके बराबर होती है? वीडी। वीडी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली जो चार्ज कैरियर मूव करते हैं उनके कारण करंट फ्लो होता है, और चार्ज कैरियर मूव कैसे करते हैं? जो हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसके कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के कारण उनमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी आती है, तो चार्ज मूव करते हैं, और उस चार्जेस के मूव को ही मोबिलिटी कहते हैं कि किसमें कितनी मोबिलिटी है, कौन आसानी से मूव कर सकता है। तो ये इसका मतलब है मोबिलिटी। अब एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट यह है म्यू ई का मतलब है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू होल का एच का मतलब है मोबिलिटी ऑफ होल। सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर होल भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से ज्यादा होती है। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों होता है इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में करेंगे, बस हम ये रिजल्ट याद रखें, अभी ये रिजल्ट है। अब देखिए अब देखिए ये ओम्स लॉ हम जनरली ये जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर, ये ओम्स लॉ है। लेकिन ओम्स लॉ के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, ये भी ओम्स लॉ ही कहलाता है। E बराबर दिस वन, ये भी ओम्स लॉ ही है। अब ये ओम्स लॉ के दूसरे फॉर्मेट कैसा है? वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था अभी थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ ऑफ कंडक्टर, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये था रो L डिवाइडेड बाय एरिया। अब इसको सॉल्व करना तो L से L कैंसिल हो जाएगा ना, और ये जो बचा करंट डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है? करंट डेंसिटी, जिसको J के सिंबल से रिप्रेजेंट करता है। और रो की वैल्यू 1 सिग्मा की होती है, यहां रखेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये भी करंट डेंसिटी को रिलेट करने का एक फॉर्मूला। अब जैसे ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, ये कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, लेकिन इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर का यहाँ रेडियस कम है, यहाँ रेडियस ज्यादा
तो ये रेडियस अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का सिलेंडर कहलाता है। अब इसमें हम ये जानते हैं यहाँ से करंट एंटर करेगा मान लो, तो यहाँ से करंट बाहर निकलेगा, और मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि यहाँ एंटर करने वाला करंट और यहाँ से बाहर निकलने वाला करंट अलग अलग नहीं हो सकता, तो करंट सेम है। अब यहाँ मुझे नजर आ रहा है कि यहाँ का एरिया कम है, यहाँ की रेडियस कम है, यहाँ का एरिया ज्यादा है, तो A1 फर्स्ट पॉइंट पर एरिया कम है सेकंड पॉइंट से, तो करंट डेंसिटी में उल्टा रिलेशन होगा, क्योंकि करंट डेंसिटी एरिया के रेसिप्रोकल होती है। अगर एरिया जहां ज्यादा है वहां करंट डेंसिटी कम होगी, तो J2 इज लेस देन J1। अब इस वाले फॉर्मूले से आप देखो, इस वाले फॉर्मूले से रो तो हर जगह सेम होता है ना, रो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अब ये जो कंडक्टर है इसका मटेरियल हर जगह एक जैसा है, तो अगर रो की वैल्यू मटेरियल एक जैसा है तो जहां J ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पॉइंट पर J की वैल्यू ज्यादा है, तो फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पॉइंट से ज्यादा है। और ये मैंने लिखा है मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, साइज पर डिपेंड नहीं करती, तो हर जगह रो की वैल्यू सेम, और रो सेम है तो सिग्मा भी सेम होगा। कर ले इसको।